नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 5 हिंदी का दूसरा पाठ, जिसका नाम है फसलों के त्यौहार। इस फसलों के त्यौहार पाठ को हम पिछले वीडियो में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत इस फसलों के त्यौहार पाठ से संबंधित कुछ आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को देखेंगे और उनको समझेंगे। तो देखते हैं आपकी पुस्तक में दिए गए प्रश्न और उनके उत्तर। देखिए, पहला प्रश्न है, खिचड़ी में ऐसन जाडा हम पहले कब्बो न देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो। देखिए, जब हमने पाठ को पढ़ा था तो हमने देखा था ये पंक्ति उसमें दी हुई थी, खिचड़ी में ऐसन जाडा हम पहले कब्बो न देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रहे हो। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इसमें खिचड़ी से क्या मतलब है। देखिए, यहाँ खिचड़ी एक त्यौहार का नाम है जो जनवरी माह में आता है, जिसे मकर संक्रांति, पोंगल या लोहड़ी यानी आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इस त्यौहार को जाना जाता है, जिसे कहीं कहीं खिचड़ी भी कहते हैं। तो खिचड़ी एक त्यौहार का नाम है। हमने पाठ को पढ़ते हुए बहुत अच्छी तरह इसको जाना भी था। अगला प्रश्न है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले। अगर ऐसा हो तो, पहला प्रश्न तो है अगर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही नहीं निकलेगा, और फिर उसी में आपसे दूसरा प्रश्न किया गया है, अगर ऐसा हो जाता है मानिए तो क्या होगा। तो देखिए अगर ये तो देखिएगा, अगर ऐसा हो जाता है तो चारों ओर अंधेरा रहेगा, सूरज से मिलने वाली गर्मी और शक्ति हमें नहीं मिलेगी, इससे खनिज तत्व भी नहीं मिलेंगे। उसके न मिलने से मानव जीवन व पेड़ पौधों के जीवन का अंत निश्चित है। क्योंकि देखिए, सूरज की रोशनी से हम में ऊर्जा का संचार होता है। मनुष्यों में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, सभी में ऊर्जा का संचार होता है। और अगर देखिए सूरज नहीं निकलेगा तो हमेशा अंधेरा बना रहेगा, और उससे जो मिलने वाली गर्मी और जो हमें शक्ति प्राप्त होती है, जो मैंने भी आपको बताया ऊर्जा के रूप में, वो हमें नहीं मिलेगी। तो देखिए, ये सब चीज़ें होगी अगर सूरज नहीं निकलता है तो, ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है, बाहर देखने से समय का अंदाज क्यों नहीं हो पा रहा था। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समूह समय का अनुमान किस प्रकार लगाते हैं। देखिए, वो लोग बाहर देख रहे थे रजाई के अंदर छुपकर, तो भी उन्हें समय का अंदाज़ा नहीं लग रहा था। तो देखिए, आपको बताना है कि जिन लोगों के पास घड़ी नहीं होती है फिर भी वो अपने समय का अनुमान कैसे लगाते हैं। ये तो ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास घड़ी हो, तो वो समय का अंदाज़ा किस प्रकार लगाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, चारों तरफ कोहरा होने के कारण समय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। हमने कहानी में पढ़ा था, उस जब चैप्टर को पढ़ा था तो वो उसमें उनको समय का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था। इतनी सर्दी की वजह से वह सब लोग रजाई में पड़े हुए थे, तो चारों तरफ कोहरा होने के कारण समय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। और जब दूसरा प्रश्न है अगला, जिनके पास घड़ी नहीं होती वे लोग समय का अनुमान सूरज की चढ़ती, बढ़ती, उतरती स्थिति से लगाते हैं। जिन लोगों के पास में घड़ी नहीं होती है वे लोग सूरज की स्थिति से ही समय का अनुमान लगाते हैं, और रात के समय का अंदाज़ा भी पहर के अनुसार करते हैं। देखिए, सूरज के हिसाब से ही जो लोग जिनके पास घड़ी नहीं होती है वो सूरज को देखकर ही टाइम का अंदाज़ा लगा लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला है, तुम्हारी जुबान। दो वाक्य आपके सामने दिए हुए हैं जो अलग भाषा में हैं, उनको आपको अपनी भाषा में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, दो वाक्य हैं, आज ये लोग के उठे के नईखे का। दूसरा वाक्य है हमारे सामने, जा भाग के देख केरा के पत्ते आइल की ना। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। देखिए, पहले तो आपको देखना है, एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, इन दोनों वाक्यों को आप किस प्रकार अपने घर की भाषा में बोल सकते हो मम्मी पापा की सहायता से। देखिएगा, देखिए पहला वाक्य था, आज ये लोग के उठे के नहीं के खा। तो देखिए, पहला वाक्य को हम इस प्रकार कह सकते हैं अपने घर की भाषा में, आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या। आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या। और जो दूसरा वाक्य है, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। तो इस वाक्य को हम अपने घर की भाषा में इस प्रकार कहेंगे,
भाग कर जाओ और देखो कि केले के पत्ते आए या नहीं। ये देखिए जो भाग टर लिखा हुआ ये भाग कर जाओ है, अशुद्धि रह चुकी है। भाग कर जाओ और देखो कि केले के पत्ते आए या नहीं, ये आपको यहाँ पर देखना है। अगला प्रश्न है, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्यौहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करो। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रेषित करो। देखिए हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है, अलग विविधता का देश कहा जाता है। तो हम सब जानते हैं कि नीचे देखिएगा, कुछ अभी हमने जब पाठ को पढ़ा था तो हमने देखा था किस किस प्रकार हर जगह अलग अलग तरीके से त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। कोई कैसे मनाते हैं, कोई कैसे मनाते हैं। एक ही त्यौहार को अलग अलग नामों से भी भारत देश में जाना जाता है। तो देखिए विविधता के कुछ और उदाहरण आपको नीचे दिए गए हैं। हम देखते हैं हमारा देश भाषा के आधार पर, कपड़े के पहनावे के आधार पर और नए वर्ष बनाने के रीति ढंग के आधार पर, भोजन, लोक कला, लोक संगीत, सबके आधार पर हमारा देश विविधता लिए हुए है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि हमको हर जो नीचे दिए गए हैं भाषा, कपड़े, नए वर्ष, भोजन, लोक कला और लोक संगीत, इन सब का विविधता के कुछ उदाहरण देकर हमको यहाँ पर समझाना है। तो देखिए सबसे पहले है भाषा। देखिए भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। हिंदी का प्रयोग भारत में मुख्य रूप से होता है। इसके अलावा गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, उड़िया, तेलुगु, नेपाली आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। तो देखिए भारत में विविधताओं का देश कहा जाता है। तो पहले हम देख रहे हैं भाषा के आधार पर, तो हम भाषा के आधार पर देखते हैं कि भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। कोई कहाँ पर कौन सी भाषा, जैसे गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, उड़िया, अलग अलग प्रकार की भाषा लोग बोलते हैं। तो देखिए भाषाओं में विविधता होते हुए भी हमारा देश एक है। आगे है कपड़े के आधार पर। देखिए हर प्रांत में यानी हर राज्य में मुख्यतः साड़ी, सूट, लहंगा ही स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। देखिए कोई किसी जगह क्या पहनते हैं, किसी जगह क्या पहनते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से ये कपड़े यहाँ पर पहने जाते हैं। कोई किसी जगह सूट पहनते हैं, किसी जगह साड़ी पहना जाता है, किसी जगह लहंगा लुगड़ी पहने जाते हैं। और देखिए पुरुष जो होते हैं वो धोती, कुर्ता, लुंगी या पजामा या फिर पैंट शर्ट ये चीज़ें पहनते हैं। तो ये हो गए कपड़ों के आधार पर विविधता। आगे और देखते हैं हम। देखिए नए वर्ष मनाने का जो ढंग है वो भी भारत देश में अलग अलग है। देखिए भारत में नया वर्ष अलग अलग नामों एवं रूपों में मनाया जाता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष होली के दिन होता है और अंग्रेजी के हिसाब से तो हम सभी जानते हैं अंग्रेजी नव वर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए भोजन में भी भारत देश में विविधता देखने को मिलती है। हमें भारत में भोजन में विविधता देखने को मिलती है। यहाँ एक और दक्षिण भारत में डोसा, इडली, सांभर शौक से खाया जाता है, वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत में दाल चावल, सब्जी, पूरी छोले इत्यादि चाव से खाए व खिलाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल में चावल मछली, मुंबई में भेलपुरी इत्यादि का लोग आनंद उठाते हैं। तो अभी देखा हमने भोजन के भी अलग अलग रूप यहाँ पर दिखाई देते हैं। आगे है देखिए जो लोक कला, और अगला है हमारे पास में लोक कला और लोक संगीत। तो देखिए लोक कलाओं में भी यहाँ पर भारत देश में सभी राज्यों के अलग अलग लोक कलाएँ हैं। इसमें भी विविधता पाई जाती है। हर क्षेत्र की अपनी अपनी अलग अलग लोक कला है। जैसे कि राजस्थान की कठपुतली नृत्य कला बहुत प्रसिद्ध है, उसी प्रकार अन्य राज्यों की कोई और होती है। अब लोक संगीत, हर प्रांत का अपना अपना लोक संगीत है। जैसे राजस्थानी का अलग है, पंजाबी वालों का अलग है, भोजपुरी, मराठी इत्यादि सभी प्रांतों के लोकगीत उत्सव पर सुने व सुनाए जाते हैं। यही हमारी संस्कृति की पहचान है। अब हमने देखा, देखिए अलग अलग बिंदुओं के आधार पर हमने अभी जाना कि भारत देश में विविधता कितनी देखी जा रही है, विविधता कितने प्रकार से हमने अभी देखी है, लेकिन फिर भी हमारा भारत देश एक है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, देखिएगा, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? देखिए आपको इस प्रश्न का आंसर आपको अपने हिसाब से देना है कि तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है
और क्यों लगता है ये भी आपको बताना है, और उस त्यौहार के दिन आपकी दिनचर्या क्या रहती है, मतलब उस दिन आप क्या क्या करते हो, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। अब देखिए, मैंने मेरे हिसाब से इसका आंसर दिया है, आप भी अपने हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, मुझे होली का त्यौहार सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस दिन सभी लोग अपने अपने मनमुटाव मिटाकर एक दूसरे पर रंग डालते हैं। इस दिन ऊंच नीच, धर्म जाति को भूलकर सभी एक दूसरे के गले लगते हैं और खुशी मनाते हैं। मैं इस दिन सुबह जल्दी उठकर अपने पिचकारियों में अलग अलग रंग भरकर लोगों पर फेंकता हूँ, दोस्तों के साथ मिलकर मिठाइयाँ खाता हूँ और खूब मज़े करता हूँ। तो ये देखिए, मतलब कि आपको अपने हिसाब से यहाँ पर बताना है, जो भी त्यौहार आपको अच्छा लगता है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा, और उस दिन आप सारे दिन क्या क्या करते हो वो भी आपको दिखाना होगा। अगला प्रश्न है, फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, पता करो। तो देखिए, हमने देखा था कि तिल को कई रूपों में, हमने पाठ को पढ़ते समय जाना था कि फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तो इसका किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि तिल एक तिलहन है, इससे तेल निकाला जाता है। इसका प्रयोग बीज तथा तेल दोनों रूपों में होता है। इससे गजक, रेवड़ी, तिलकुट, लड्डू और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ व पकवान भी बनाए जाते हैं। तो ये हुए तिल के कुछ जो जिस काम में हम तिल को लेते हैं वो बातें। अगला है, तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है, और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि तिल एक तिलहन है, अर्थात इससे तेल निकाला जाता है। तो और किन किन चीज़ों से तेल निकाला जाता है वो आपको यहाँ पर बताना है, और उनसे कैसे तेल निकाला जाता है। तो ये आपको, अगर आप ज़्यादा जानना चाहो तो दुकान पर जाकर भी इस बारे में आप बात कर सकते हो। अब देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ पर इसका आंसर कि तिल के अलावा मूंगफली, सरसों, नारियल, बादाम, आंवला और सूरजमुखी के फूल से, यानी कि बीज से भी, सूरजमुखी का जो फूल होता है उसके बीज से भी तेल निकलता है। बीजों को सुखाकर इन्हें मशीनों में डालकर इनसे तेल निकाला जाता है। तो हमने देखा अभी, तिल के अलावा मूंगफली, सरसों, नारियल, बादाम, आंवला और सूरजमुखी के फूल, इन सभी के बीजों से तेल निकलता है। आगे है, देखिए, किसान और खेती। किसान और खेती हम में से बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। काफ़ी लोग किसान और खेती के बारे में नहीं जानते हैं, सिटी में रहने वाले विशेषकर। तो विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को ये एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर ये जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ें खाते हैं वे कहाँ से आती है, तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। देखिए, किसान हमारे लिए कितनी मेहनत करता है, वो सब बातों को हमें जानना है, क्योंकि सिटी में रहने वाले लोग इस बात को नहीं जानते हैं। और देखिए, हर चीज़ जो भी हम खाते हैं तो वो किसान के पास से ही आती है। अब नीचे देखिए दिया हुआ है कि आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन 3 चीज़ों के बारे में आपको नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठा करनी है, और आपको अपनी कहानी के रूप में यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, ऊपर पहला प्रश्न है आपसे कि किन चीज़ों से बनती है। अब क्या क्या? आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम के बारे में आपको बताना है कि ये तीनों चीज़ किन किन चीज़ों से बनाई जाती है। तो देखिए, हम जानते हैं कि आलू की पकौड़ी के लिए हमें, देखिए, आलू और बेसन की आवश्यकता होती है। हम आलू को काट कर बेसन के घोल में लपेट कर उसे तल लिया जाता है। तो ये तो बन गई आलू की पकौड़ी। अगला है हमारे सामने बर्फ़ी। तो बर्फ़ी बनाने के लिए हम पहले, देखिए, दूध का पहले खोया बनाया जाता है और फिर उसमें चीनी मिलाकर बर्फ़ी बनती है। अगला है हमारे पास में आइसक्रीम। देखिए, दूध में आइसक्रीम पाउडर और चीनी डालकर उसे उबालते हैं, फिर उसे ठंडा होने देते हैं
और उसे ठंडा करके आइसक्रीम वाले सांचों में रखकर उसे फ्रिज में डाल देते हैं। तो ये बन गई हमारी आइसक्रीम। तो देखिए जो पहला बिंदु था किन चीज़ों से इनको बनाया जाता है वो हमने अभी देखा है, आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम को। अगला है इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है। तो देखिए ये सब चीज़ें किसानों के घर पर इन चीज़ों का जन्म होता है। अगला है हम तक पहुँचने का उनका सफ़र क्या है। अब अभी देखिए पिछले प्रश्न में हमने देखा कि इन चीज़ों का जन्म किसानों के घर पर होता है, तो ये कह रहे हैं कि हम तक ये कैसे पहुँचते हैं। तो ये चीज़ें व्यापारी और खुदरा विक्रेता किसानों से खरीदकर हम तक पहुँचाते हैं। तो देखिए जो व्यापारी होते हैं वो किसानों के पास से इन चीज़ों को खरीदते हैं और वो फिर उनको मार्केटिंग करते हैं, वो हमारे लिए बेचते हैं। अगला है किन किन हाथों से होकर ये सब चीज़ें हमारे तक पहुंचती है। तो देखिए सबसे पहले किसानों के हाथों में आएगी, फिर व्यापारियों के हाथों में, फिर विक्रेताओं के हाथों से होकर ये हम तक पहुंचती है। सबसे पहले किसान, फिर जो खरीदने वाला है, फिर जो बेचने वाला है, उससे हमारे पास आ जाती है। इस पूरे सफ़र में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है। तो देखिए इस पूरे सफ़र में किसानों और मजदूरों की बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा परेशानी उठाते हैं। अंतिम है इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है। तो देखिए इन लोगों में से जो हमने देखे किसान, व्यापारी और जो विक्रेता है, इनमें से किसानों को सबसे कम और व्यापारी जो वर्ग होता है उसको सबसे अधिक मुनाफा प्राप्त होता है, यानी सबसे अधिक फायदा होगा व्यापारियों को, और जो बनाने वाला है जो खुद किसान, उसे सबसे कम फायदा इससे प्राप्त होगा। तो देखिए नीचे दिया भी हमने, देखिए जो 6 बिंदु आपके सामने दिए गए थे, इन सभी बिंदुओं के आधार पर मैंने आपको इसका आंसर बताने की कोशिश की है। अब जो भी आंसर बताया है आप अपने हिसाब से भी इनको लिख सकते हैं और इसको एक कहानी के रूप में आपको लिखना है। अब देखिए नीचे दिया गया है कि अगले वर्ष आप कक्षा 6 में सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान जीवन के बारे में पढ़ोगी, तो ऊपर लिखे सफ़र में शामिल लोगों की दिनचर्या पता करने का भी मौका मिलेगा। यानी अगले साल जब आप एसएसटी की बुक पढ़ोगे तो आपको इनके बारे में और अच्छे से जानकारी होगी। तो अभी मैंने आपको इनके बारे में बताया, कैसे क्या किसान और खेती के संबंध के बारे में अभी हमने जाना। अगला है गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर हैं। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताओ। देखिए हमने पाठ को पढ़ा था, वो कह रहे थे कि गया से आने वाले तिल आए या नहीं। तो देखिए गया शहर जो है बिहार में है, वो तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए हमारे देश में और भी कई ऐसे शहर हैं जो किसी किसी मिठाई के लिए, पकवान के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको अपने घर वालों से बात करना है और इसके बारे में आपको लिखना है। हम अभी कुछ देखते हैं कुछ शहरों के नाम, और वो किस लिए प्रसिद्ध है वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे देखिए आगरा शहर पेठे के लिए प्रसिद्ध है, मथुरा के पेड़े फेमस है, मुंबई की भेलपुरी, कोलकाता का रसगुल्ला और जयपुर के घेवर। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी। इनके अलावा भी और शहर हैं और उनमें बनने वाले कुछ खास पकवान, उनको आप अपने घर वालों की मदद से पता कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, आज का अंतिम जो प्रश्न है, देखिए पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है, इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई है, तो उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करो। तो देख ले काम वाले शब्दों के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे खेलना, खाना, नहाना, करना, पढ़ना, ये सब काम वाले शब्द थे, और इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और बताया गया देखिए क्रिया का संबंध कोई काम करने से होता है। देखिए नीचे आपकी बुक में एक खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है, और इससे ऊपर इसकी जो खिचड़ी बनाने की जो सामग्री थी वो भी आपको दी गई थी। तो ये कुछ शब्द दिए गए हैं, देखिए छोंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना और भुनना। ये कुछ काम वाले शब्द हमारे सामने और दिए गए हैं यहाँ पर। तो इन्हीं शब्दों से हमें क्रिया बनाते हुए ये जो जहाँ जहाँ हमें विधि में खाली जगह दिखाई दे रही है उनको हमें भरना है। तो देखिए हम देखते हैं इसको। देखिए विधि हम देख रहे हैं, इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए उसे पीस लो।
अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। अब दाल निकाल कर पीस लो। तेल को कुकर में डालकर गरम करो। तेल गरम हो जाने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भुनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट तक पकाओ। धुली हुई दाल और चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह मिलाओ। शेष पानी डालकर एक बार फिर चलाओ। कुकर बंद करो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों का पेस्ट मिलाओ। खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छौंक कर परोसो गर्मा गर्म। तो देखिए, जो ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, वो जो आपकी खाली जगह पर दिए गए हमने प्रयुक्त किए गए ये शब्द हैं, जिनको हमने काम वाले शब्दों से बनाए हैं। तो ये था हमारे देखिए फसलों के त्यौहार से संबंधित जो आपकी पुस्तक में दिए गए प्रश्न हैं, उनको हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। धन्यवाद सभी को।